हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 8 से हमारा टॉपिक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। और उसी से रिलेटेड हम अपने चैप्टर की कुछ वीडियो बना चुके हैं। और आज की वीडियो का हमारा मेन पार्ट रहने वाला है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या फीचर्स हैं। तो इससे पहले हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, एक कंट्री के लिए, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, इसके बारे में हम पहले अपनी वीडियो के पार्ट में कवर कर चुके हैं। अभी हमारे पास आता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ की फीचर्स है, और उन की फीचर्स के बारे में हम अपने इस टॉपिक, इस पार्ट और इस वीडियो में इंक्लूड करने वाले हैं। तो हमने देखा था कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम जितना हमने इजी काम होता है कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, उतना इजी था नहीं कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में लिए, क्योंकि हमारी कंट्री में अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग सोशल कल्चर के लोग रहते हैं, और उन सब में एक बैलेंस बनाना, उन सबको इक्वलिटी देते हुए एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करना जिस कॉन्स्टिट्यूशन को सभी लोग अच्छे से फॉलो करें। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था। तो उस टाइम गवर्नमेंट के सामने ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि कैसे इस टास्क को कंप्लीट करना है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंसी से पहले, इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था, फ्री हुआ था, उससे पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन गई थी। जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने ये सोचा कि अगर इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाता है तो जैसे ही वो फ्री होगा, आज़ाद होगा, तो उसके बाद क्या करना है, कैसे करना है, उसकी प्लानिंग पहले से ही स्टार्ट हो चुकी थी। इसलिए अबाउट 300 पीपल्स को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एज ए मेंबर इलेक्ट किया गया, और उनका काम ये था कि वो ये देखेंगे कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करना है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कैसे एक ऐसे वे में, एक पॉजिटिव वे में बनाना है, ताकि कंट्री के सभी लोग, जितने भी सिटीजन हैं, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सभी के साथ वो इक्वली, मतलब ऐसा लगे कि कॉन्स्टिट्यूशन सभी के लिए बनाया गया है। ओके। और इसी के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, जिसमें 300 लोगों को उसमें ऐड किया गया था। और कब बनी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? 1946 में, 1946 में। की फीचर में जो हमारे पास सबसे पहला पार्ट आता है वो है फेडरलिज्म। और फेडरलिज्म हम अपने पहले पार्ट में इंक्लूड कर चुके हैं, जिसमें हमने ये देखा था कि गवर्नमेंट का जितना भी काम होगा, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट का जितना भी काम होगा, पूरे काम को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमारी इतनी बड़ी कंट्री है इंडिया, और उस पूरी कंट्री में बस एक ही पर्सन या एक ही गवर्नमेंट काम करेगी। ओके। तो हमने क्या किया कि ताकि काम अच्छे वे में अच्छे से कंप्लीट हो जाए, तो उस काम के लिए हमने क्या किया, गवर्नमेंट के पूरे काम को, पूरी गवर्नमेंट को 3 लेवल में डिवाइड कर दिया। लोकल लेवल, स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल। मतलब लोकल लेवल जो ग्राम पंचायत होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल होते हैं, वो उनको इंक्लूड कर दिया हमने लोकल लेवल में। स्टेट लेवल में जो स्टेट लेवल के डिसीजन होंगे, स्टेट लेवल के काम होंगे, वो स्टेट लेवल गवर्नमेंट काम करेगी। सेंट्रल लेवल में या नेशनल लेवल में हमने इंक्लूड कर दिया जो नेशनल लेवल के काम होंगे। पूरी कंट्री में कोई काम करना है तो वो कौन, उससे रिलेटेड डिसीजन कौन लेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट। तो ऐसे करके हमने पूरी गवर्नमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था: लोकल लेवल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल गवर्नमेंट और नेशनल लेवल गवर्नमेंट। नेशनल लेवल गवर्नमेंट को हम और क्या बोलते हैं? सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। तो इन सबको जैसे ही और फेडरलिज्म में सबसे मेन यही बात है कि जब हम गवर्नमेंट को अलग अलग लेवल में डिवाइड कर देते हैं, ताकि पूरी कंट्री में जो काम गवर्नमेंट करेगी वो ढंग से, अच्छे से, एक प्रॉपर वे में कंप्लीट हो सके। इसलिए हमने क्या किया कि गवर्नमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। लोकल लेवल पर पंचायती राज हो गया, जो हमने क्लास 6 में पढ़ा था, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद हमारे पास हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की दूसरी मेन की फीचर आती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें हम ये देखेंगे, क्योंकि जो पार्लियामेंट है, हमने देखा था कि हर हमारी कंट्री में पार्लियामेंट काम करेगी, जहाँ पर हमारे कंट्री के इलेक्टेड मेंबर, रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे हमारे, वो डिसीजन लेंगे। तो हमारी गवर्नमेंट में
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी अप्लाई होता है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। द डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट दैट यू जस्ट रीड अबाउट कंसिस्ट द रिप्रेजेंटेटिव हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है उसमें हमारे रिप्रेजेंटेटिव होंगे, मतलब जो कंट्री होगी उस कंट्री के लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करेंगे और वो गवर्नमेंट में जाएंगे और फिर कोई भी डिसीजन होगा वो गवर्नमेंट लेगी। मतलब जो इनडायरेक्टली रूप से देखे, इनडायरेक्टली वे में देखे कि जो डिसीजन होगा वो कौन लेंगे, रिप्रेजेंटेटिव लेंगे। और हमारे हाथ में जो कंट्री के लोग हैं, जो वोटर्स हैं, उनके हाथ में होगा कि वो किस पर्सन को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज फॉर ऑल सिटीजन। तो जो हम इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज यानी कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में हमें बताता है। यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज या यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग हमें राइट टू वोट दिया गया है। ठीक है, जो यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज है इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये हमें यानी कि एक वे में जो इसका सेकेंड नेम हम बना सकते हैं, सेकेंड नेम अगर हम बोल सकते हैं तो वो हमारे पास क्या आएगा, राइट टू वोट। मतलब जो यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज है वो हमें ये बताता है कि कंट्री में वो पर्सन जिसकी एज 18 ईयर, जिसकी एज 18 साल या उससे ज़्यादा है, ठीक है, हमारी कंट्री में, इंडिया कंट्री में जिस भी पर्सन की एज 18 ईयर या 18 ईयर से ज़्यादा है उसको वोटिंग राइट मिल जाता है। मतलब जब भी इलेक्शन होंगे तो इलेक्शन में वो वोट डाल सकता है। ये बात कहाँ पर बताई गई है, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज में या यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी में। और इस बात की गारंटी हमें कौन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देता है कि हर पर्सन जिसकी एज 18 ईयर 18 साल या उससे ज़्यादा हो जाती है उस पर्सन को हमारी कंट्री में, इंडिया कंट्री में वोट डालने का अधिकार मिल जाता है। ओके, इस बात की गारंटी हमें कौन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देता है। ओके, तो इंडिया में जो भी पर्सन जिसकी एज 18 साल या उससे ज़्यादा है तो उसको वोट डालने का अधिकार होगा। When they are making for constitution, the member of constituent assembly feel that the freedom struggle has prepared the masses of universal adult suffrage and that this would help encourage a democratic mindset and break the cultures of traditional कास्ट, क्लास एंड जेंडर हायरार्कीज। तो जब हम जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर कर रही थी तो उसके मेंबर ने ये सोचा, क्योंकि इंडिया जो कंट्री है, इंडिया खुद को फ्री कराने के लिए, हम इंडिया कंट्री खुद को ब्रिटिशर्स के रूल से फ्री कराने के लिए, वो लोग ये नहीं देख रहे कि हमें इससे क्या फ़ायदा होगा क्या नहीं होगा। इंडिया का हर एक पर्सन जो भी नेशनल जो मूवमेंट हो रहे थे उसमें पार्टिसिपेट कर रहा था, हर पर्सन ये चाहता था कि इंडिया फ्री होना चाहिए। तो अगर उन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत की है, मतलब हमेशा उनको ये भी पता था कि उनके ऊपर कभी भी अटैक हो सकते हैं, उनकी जान भी जा सकती है। तो इन सब बात को फोकस करते हुए उन्होंने इस अपने बारे में ना सोचकर हमेशा देश के बारे में सोचा, देश की इंडिपेंडेंसी के बारे में देखा, कंट्री को इंडिपेंड कराने के बारे में सोचा। तो अगर ये सब अगर वो कर सकते हैं तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे उन्होंने ये सोचा कि अगर उन्होंने इतना स्ट्रगल किया है कंट्री को फ्री कराने के लिए, फ्रीडम के लिए, तो इसके लिए उन्हें भी कुछ ना कुछ इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या किया कि हर पर्सन को इक्वलिटी दी कि सभी के साथ इक्वल बिहेव होगा, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, उनकी कास्ट, रिलीजन और जेंडर के अकॉर्डिंग कोई उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ओके, और इस बारे में वो सब इस बारे में हर चीज़, तो उनको राइट टू वोट दिया गया क्योंकि हर पर्सन फ्रीडम के स्ट्रगल में रिलेटेड था, तो हर पर्सन को वोट का राइट भी होना चाहिए क्योंकि वो अपनी जान पर मतलब अपनी जान को भी दांव पर लगाकर और कंट्री के लिए लड़ रहे थे। तो हर वो पर्सन, उनको वोटिंग राइट दिया गया कि जब भी गवर्नमेंट इलेक्ट की जाएगी तो वो लोग अपना पार्टिसिपेशन उसमें दे सकते हैं। दिस मीन दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव ए डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग दियर रिप्रेजेंटेटिव, और उनको एक राइट दिया गया कि वो डायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकते हैं।
Also, every citizen of the country, irrespective of his or her social background, can also contest in election. और ये भी बताया गया चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, चाहे उनका सोशल बैकग्राउंड कैसा ही हो, वो इलेक्शन में खड़े भी हो सकते हैं। मतलब वो वोट भी डाल सकते हैं और वो चुनाव भी लड़ सकते हैं, मतलब खुद इलेक्शन में भी खड़े हो सकते हैं। ये राइट उनको दिया गया। दीज रिप्रेजेंटेटिव आर अकाउंटेबल टू द पीपल। You will read more about why representation is crucial in democratic function in unit second in this book। और इसके बारे में एक्सप्लेन में हम और ज़्यादा आगे पढ़ेंगे। तो ये था हमारे पास पार्ट जिसमें हमने देखा कि जो सेकेंड मेन फीचर थी हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमें ये बताया गया कि जितने भी मतलब जो गवर्नमेंट होगी उसको कौन इलेक्ट करेंगे, कंट्री के पीपल इलेक्ट करेंगे, और वो भी किसके थ्रू, यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज या जो राइट टू वोट है उसके थ्रू। कंट्री के हर पर्सन जिसकी एज 18 ईयर 18 साल या उससे ज़्यादा होगी उसको वोटिंग राइट मिलेगा। वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, इलेक्शन में कंटेस्ट भी एज ए कंटेस्टेंट भी काम कर रोल अपना प्ले कर सकता है। तो इसको हम बोलते हैं मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म। और पार्लियामेंट्री फॉर्म मतलब पार्लियामेंट में मोस्टली जो पर्सन एमपीज जो होते हैं वो वही पर्सन होते हैं जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिनको कंट्री के लोगों ने इलेक्ट किया है। वो गवर्नमेंट में जाते हैं, वो गवर्नमेंट में काम करते हैं और डिसीजन लेते हैं। तो ऐसे करके पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपने बताना है, क्योंकि इंडिया को फ्री कराने में कंट्री के हर एक सोशल क्लास, हर एक पर्सन ने अपना पार्टिसिपेशन दिया था। इसी की वजह से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे उन्होंने भी ये सोचा कि अगर वो कंट्री को फ्री कराने के लिए इतना स्ट्रगल कर सकते हैं तो उनको कुछ बेनिफिट भी मिलना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में। इसलिए उन्होंने सभी को, जो भी पर्सन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी को उसमें इंक्लूड कर दिया कि जिस भी पर्सन की एज 18 साल या उससे ज़्यादा हो जाती है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट कर सकते हैं और उनके रिप्रेजेंटेटिव फिर गवर्नमेंट में जाकर काम करेंगे। ओके, तो ये बात हमारे किस में बताई गई है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। उसके बाद हमारे पास आता है सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में। तो सेपरेशन ऑफ पावर में हमने देखना है सबसे तीन मेन बातें। ओके, सेपरेशन ऑफ पावर मतलब गवर्नमेंट के पास जितनी भी पावर है, गवर्नमेंट के पास जितनी भी पावर है पूरी पावर को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, जैसे हमने फेडरलिज्म में किया था ना, उसमें तो क्या किया था, गवर्नमेंट के रोल को, उसके काम को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया था। लेकिन यहाँ पर क्या है, उसकी पावर को, गवर्नमेंट के पास जितनी भी पावर है उस पावर को हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। तीन पार्ट कौन कौन से है, सबसे फर्स्ट पार्ट हमारे पास आता है लेजिस्लेचर, उसके बाद हमारे पास आता है एग्जीक्यूटिव और उसके बाद हमारे पास आता है जुडिशरी। तो ऐसे करके सेपरेशन ऑफ पावर मतलब जितनी जो भी गवर्नमेंट के पास जितनी भी पावर है उसको कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, तीन पार्ट में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो गवर्नमेंट के तीन पावर के गवर्नमेंट को पावर के अकॉर्डिंग तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। और यही तीनों पार्ट इंडिया में इंडिपेंडेंटली। और ये भी बताया गया कि जितने भी पार्ट बनेंगे, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो और जुडिशरी, हर पार्ट बिल्कुल फ्रीली इंडिपेंडेंटली वर्क करेगा। कोई भी पार्ट, कोई भी एक बॉडी दूसरी पार्ट को या दूसरे पार्ट के काम को इन्फ्लुएंट नहीं करेगी, किसी भी काम में पार्टिसिपेशन नहीं करेगी। अगर लेजिस्लेचर का काम है तो वो लेजिस्लेचर की कंप्लीट करेगी, एग्जीक्यूटिव का है तो एग्जीक्यूटिव, और अगर जुडिशरी का है तो जुडिशरी। सबके पास अपनी अपनी पावर है और सभी अपनी पावर के अकॉर्डिंग काम करेंगे। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर थ्री ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, देयर आर द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स को हमने तीन पार्ट में पावर्स को डिवाइड कर दिया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। द लेजिस्लेचर रेफर टू अवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। लेजिस्लेचर में क्या आएंगे, जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, जिन लोगों को कंट्री के लोग डायरेक्ट इलेक्ट करेंगे, वोट करके डायरेक्ट इलेक्ट करेंगे, किसी जिसको भी सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो गवर्नमेंट में जा रहा है। तो वो तो किस में आएगा, हमारा लेजिस्लेचर में आएगा। जो हमारे एमपी, जो हमारे एमएलए होंगे वो कहाँ पर आएंगे, लेजिस्लेचर में। उसके बाद हमारे पास आता है द एग्जीक्यूटिव इज ए स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल इम्प्लीमेंटिंग लॉज
एंड रनिंग द गवर्नमेंट। उसके बाद हमारे पास आता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव के पास पावर होगी कि जो लॉज बनाए जाएंगे, जो रूल्स बनाए जाएंगे कंट्री में और कंट्री के लोगों के लिए, तो वो रूल्स उन लॉज को कंट्री में अप्लाई करना, कंट्री का हर एक पर्सन उन रूल्स और उन लॉज को फॉलो करे, जो भी उनमें बताया गया है उन रूल्स को फॉलो करे। तो इस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? एग्जीक्यूटिव की होगी। और गवर्नमेंट भी, जो गवर्नमेंट हम मान के चलते हैं ना, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को चलाना है, तो गवर्नमेंट को चलाने का काम कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव करेगी। तो ऐसे करके हमारे पास दो पार्ट आ गए, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर में हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे और एग्जीक्यूटिव में वो पर्सन होंगे जो लॉज को इम्प्लीमेंट कराएंगे, पूरी कंट्री में फॉलो कराएंगे और ये देखेंगे कि हर पर्सन, कंट्री का हर एक पर्सन उन लॉज को फॉलो करे और गवर्नमेंट को चलाए। द जुडिशरी ऑफ विच यू विल रीड मोर इन यूनिट 3 इन द बुक। जुडिशरी के बारे में हम इसमें देखेंगे कि जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है हमारी कंट्री का, वो कैसे काम करता है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर बाय एनी वन ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन से दैट ईच ऑफ दीज ऑर्गन शुड एक्सरसाइज डिफरेंट पावर। तो जुडिशरी के बारे में, जो जुडिशरी सिस्टम होगा, अब देखो यहाँ पर क्या, लेजिस्लेचर का काम होगा लॉज को बनाना, रूल्स को बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम होगा उनको अप्लाई कराना, लोगों को बोलना कि उनको वो फॉलो करे। और जो जुडिशरी है उनका काम ये होगा कि जो फॉलो नहीं कर रहे हैं उनके लिए क्या एक्शन लेना है, ये काम ये कौन करेगा? जुडिशरी करेगा कि एक्शन क्या लेना है। तो इन सब के बारे में हमारी जो पूरी पावर होगी वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गई और तीनों पार्ट के पास अपनी अपनी पावर होगी। जो कॉन्स्टिट्यूशन इन सभी पार्ट को अपनी अपनी पावर को यूज़ करने के लिए, इनकी पावर्स क्या होंगी, कैसे वो यूज कर सकते हैं, इसके बारे में सब कुछ बताएगा। थ्रो दिस ईच ऑर्गन एक्ट एज ए चेक ऑन द अदर ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट एंड दिस एंश्योर द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन ऑल थ्री। तो हर जो ऑर्गन होगा वो ये देखेगा कि कैसे गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, क्या कमी है, उनको चेक कैसे करना है और सभी की पावर को बैलेंस कैसे करना है, ये सभी अपने आप पता चल जाएगा। क्योंकि अगर एक गवर्नमेंट का ऑर्गन अच्छे से काम नहीं करेगा तो दूसरा भी काम नहीं कर पाएगा, इसलिए उनकी पावर, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ कंप्लीट हो जाएगी। तो ये था हमारे पास सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में। तो सेपरेशन ऑफ पावर में हमने क्या किया कि पूरी पावर को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 3 पार्ट में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर लॉज बनाएगी, एग्जीक्यूटिव उन लॉज को अप्लाई कराएगी और जुडिशरी उन लॉज को कैसे मेंटेन करके रखना है, कैसे कंट्री के सभी लोग उन लॉज को फॉलो करें, इसके बारे में अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर क्या एक्शन लेना है। तो ये सभी हमें कहाँ से पता, ये सभी कहाँ पर पता चलेगा? सेपरेशन ऑफ पावर में, कि किस पार्ट के पास, किस ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट के पास क्या पावर है, वो क्या कर सकते हैं, क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, उनके पास पावर क्या है। तो ये हमारा सेपरेशन ऑफ पावर्स में आएगा। तो ये थे हमारे आज के 2 टॉपिक, जिसमें हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में देखा। यहाँ पर हमें एक और पार्ट दे रखा है स्टेट के बारे में। तो यहाँ पर एक मतलब 2 वर्ड यूज़ किए गए हैं, एक तो है स्टेट, STATE स्टेट, और एक वर्ड हमारे लिए यूज़ किया गया है स्टेट। एक में S कैपिटल लेटर में है और एक में S स्मॉल लेटर में है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए। जो ये स्टेट है, जो कैपिटल लेटर वाला, मतलब जिसमें कैपिटल S आपको दिखेगा, वो स्टेट रिप्रेजेंट करेगा पूरी कंट्री को और पूरे नेशन को, या पूरी गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। ये जो स्टेट है जिसमें स्मॉल एस का यूज़ किया है, ये रिप्रेजेंट करेगा किसी पर्टिकुलर स्टेट को। तो हमारी इंडिया में अलग अलग स्टेट है ना, तो एक स्टेट को जैसे हरियाणा या फिर यूपी या पंजाब, ऐसे करके अगर एक स्टेट है तो वहाँ पर हम जो स्मॉल एस है उसका यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास एक पूरी कंट्री को शो करना है या पूरे नेशन को शो करना है तो वहाँ पर हम कौन से स्टेट का यूज़ करेंगे? जिसमें कैपिटल एस का यूज़ किया जाता है। तो यही बात हमें यहाँ पर दी गई है। और इंडिया जो है वो एक स्टेट है। स्टेट मतलब वहाँ पर क्या बना, एस, ये वाला एस लिखा जाएगा कैपिटल एस, ना कि स्मॉल एस। अगर कैपिटल एस है तो मतलब वो हमारी कंट्री के लिए है, पूरी
कंट्री को बता रहा है, पूरे नेशन को बता रहा है। अगर स्मॉल एस है, छोटा एस है, तो वो एक पर्टिकुलर स्टेट को बता रहा है। ओके, तो ये बात आप अच्छे से याद रखना कि पूरे चैप्टर में जहाँ पर भी आपको स्टेट और ये एक कैपिटल एस वाला स्टेट और एक स्मॉल एस वाला स्टेट दिखे तो कैसे आप उनमें डिफ्रेंशिएट करोगे। ओके, तो ये था हमारा पार्ट जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन की जो तीन मेन की फीचर थी, फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में देखा। इसके बाद हमारा फोर्थ जो मेन की फीचर रहने वाली है वो है फंडामेंटल राइट्स की, जिसको हम अपनी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो एक बार आपको ये तीनों पॉइंट अच्छे से पढ़ने हैं, इनको समझना है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।